कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर। तो सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो अपना 6 जनवरी को पेपर देने वाले हैं हिंदी विषय का, वे सभी जल्दी से क्लास में जुड़कर आ जाइए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी के पेपर का प्री बोर्ड का कक्षा 10वीं का पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास जो पहुँचने वाला है पूरा हल सहित। आइए बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। हमारे जो भी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से नहीं किए हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छी अपनी बेहतर तैयारी करके जाइए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक पहले से हम देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 80 नंबर का जो पेपर पहले आप लोगों के लिए हुआ करता था, लेकिन अब उसको घटाकर 75 नंबर कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का पेपर 75 नंबर का ही आपका आता है। जैसा कि यहाँ पर आप ऊपर देख चुके हैं, पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। 3 घंटे में हल करना है। हिंदी विषय का पेपर रहेगा। चलिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सामने आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर निर्देश देखिएगा, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 30 नंबर के। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 नंबर, ठीक है, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर, तो 30 हो जाएंगे। 6 से 17 तक 12 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, और 18 से 20 तक 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और 21 से 23 तक 3 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के। यहाँ पर भी 3 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के। शब्द सीमा कितनी है? 120 से 4 नंबर के लिए 3 है, 3 नंबर के लिए 75 शब्द और 2 नंबर के लिए 30 शब्द। आइए बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक है बच्चों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया वसुधा पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का, अक्षरा पत्रिका का, जनवाणी पत्रिका का। तो इसमें आप आंख बंद करके जो सही उत्तर लगा लेंगे वो लगा देना बच्चों, वसुधा पत्रिका का। यहाँ पर वसुधा पत्रिका आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परशुराम। ले, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो ले, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं बच्चों रस, छंद, अलंकार, मुक्तक। तो इसे कहते हैं छंद। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। लखनवी अंदाज पाठ की जो विधा है वो कहानी है, व्यंग्य है, संस्मरण है, नाटक है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ये व्यंग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आप इसमें लगाएंगे कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। हिरोशिमा कविता ली गई है अरियो करुणा प्रभामयी काव्य संग्रह से, नदी के द्वीप काव्य संग्रह से, इंद्रधनुष रोंदे हुए से काव्य से, अरे यायावर रहेगा याद काव्य संग्रह से। तो ये जो कविता ली गई है हिरोशिमा कविता, वो ली गई अरियो करुणा प्रभामयी काव्य संग्रह से।
इस पाठ से, इस कविता से ली गई है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा बच्चों। पूरा पेपर हम हल करेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 2 में गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है। तो किसकी तरह है? लकड़ी की तरह, मिट्टी की तरह। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लकड़ी की तरह। अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, श्रव्य काव्य में या दृश्य काव्य में? तो यहाँ पर आंसर होगा दृश्य काव्य। वीर, भयानक एवं रौद्र रस में गुण होता है, ओज गुण, माधुर्य गुण। तो इसमें आपका ओज हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है? तो बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर वियोग का, प्रभु मिलन का। तो इसमें आंसर प्रभु मिलन होगा। अगला प्रश्न है, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विदा में लिखा गया है। तो ये डायरी है, ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये यात्रा वृत्तांत आपका हो जाएगा। चलिए बच्चों, पेज यहाँ पर हम पलट लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सभी नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो भी जुड़ रहे हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे बच्चों। सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों की अभी तक तैयारी कैसी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई ख़ास तैयारी नहीं है तो भी आपको बताना है, और अच्छी है तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो रहेगा तीसरा। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व या असत्य लिखिए, है ना। 6 नंबर का आएंगे ये भी। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ विभत्स रस होता है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो अद्भुत रस होता है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो ये भी बात आपकी सत्य हो जाएगी। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, बिल्कुल इसका आंसर भी आप सत्य लगा लेंगे बच्चों। एक एक प्रश्न को नोट करके जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। तो यहाँ पर देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया जो सदैव होती है वो अकर्मक रहती है। तो असत्य, इसमें क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे बच्चों। जोड़ी आपकी रहेगी, सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है उत्साह। उत्साह जो पाठ लिखा है वो लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो यह होता है बच्चों अन्योक्ति अलंकार में। एक कहानी ये भी, तो इस पाठ को लिखने वाली मन्नू भंडारी है। लोकोक्ति, तो लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला, तो उसे हम कहते हैं मार्गदर्शक। और खेदुम, तो ये क्वेश्चन जो है, ये शब्द जो है सिक्किम वाले पाठ से लिया गया है। साना साना हाथ जोड़ी देवी देवताओं का निवास स्थान, ठीक है, इसे हम खेदुम कहते हैं। तो जोड़ी इस प्रकार मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। जैसे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा, है ना। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। प्रजा की रक्षा करना राजा का क्या है? धर्म है। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ आपका उत्तर इसमें हो जाएगा।
शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद कानन। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। महाराणा प्रताप शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें जो शब्द शक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। अमोला किसे कहते हैं? तो अमोला जो होता है आम के छोटे पौधों को, आम के छोटे पौधे को अमोला कहते हैं। ठीक है। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो यहाँ पर आंसर होगा बाबूजी कहकर बुलाते थे। ठीक है। तो इस प्रकार हमने हमारे सभी ऑब्जेक्टिव जो थे उनको क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के हमारे पेपर में आ रहे हैं। देखिए, नई कविता की 2 विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना के नाम सहित लिखिए। सूरदास नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं, भावपक्ष। सूरदास के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? रस के अंग। ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के लिए होने वाले हैं खास। जल्दी से लगा लीजिए, समय है और पूरे नंबर आप लेकर आ सकते हैं यदि अभी आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा छंद के लक्षण मतलब होता है परिभाषा, उदाहरण भी लिखना है। काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद के उदाहरण सहित नाम लिखिए। और यहाँ पर हम बात करें नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर। अत्वय वाला क्वेश्चन देखें यदि हम, तो अत्वय वाला क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों उसमें हम देखने वाले हैं कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। ठीक है। यहाँ मन्नू भंडारी यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं, 2 रचनाएं, भाषा शैली लिखना है। मन्नू भंडारी अथवा यशपाल 2 में से एक करना है जो आपको अच्छे से याद हो। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? हवलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे? आगे भी देख सकते हैं, भगत की पुत्रवधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, फूले ना समाना। आग बबूला होना मतलब बच्चों क्रोधित होना, फूले ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए वाक्यों को पहचान कर उसके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। मोनिका भोजन बनाओ, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा बच्चों, आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक। और शायद आज धूप निकलेगी, तो ये हो जाएगा संदेहवाचक। ये वाक्य का प्रकार है संदेहवाचक। गंतोक को मेहनतकश मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है? आगे हम बात करें, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आगे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ 18वें वाले क्वेश्चन में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पर बात करें हम, तो ये जो पंक्तियां हैं आत्मकथ्य पाठ से ली गई है बच्चों। कौन से पाठ से ली गई है? पाठ का जो नाम है वो है आत्मकथ्य। पाठ का नाम है आत्मकथ्य और इस पाठ के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने इस पाठ को लिखा है। तो हम कह सकते हैं संदर्भ में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ आत्मकथ्य से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम लिखेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने अपने
जीवन की गाथा का वर्णन किया है। आगे भावार्थ में इसका हमें क्या लिखना है, अर्थ लिखना रहता है कि एक भंवरा आता है और मेरे कानों में गुनगुनाकर कुछ कहकर चला जाता है, को पता नहीं लेकिन वो कौन सी अपनी कहानी मुझे बताकर गया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और वो कहकर जाता है कि पेड़ों से किस प्रकार पत्तियां मुरझाकर क्या करती जा रही है, गिरती जा रही है। कितना घना सघन पेड़ होता है और उसके पत्ते सब गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। उसी प्रकार इस नीले आकाश के नीचे असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास छिपा हुआ है और एक दिन वो भी स्वतः क्या हो जाता है, नष्ट होता चला जाता है। फिर भी लोग मुझसे क्या कहते हैं कि तुम अपनी जीवन गाथा कह दो, तो मैं अपनी जीवन गाथा प्रकट कर कर अपना उपहास उड़वाना नहीं चाहता हूँ। ये इसका भावार्थ हो जाएगा। आगे भी पंक्तियाँ देख सकते हैं आप, क्या लिखा है। ये हमारे इन पंक्तियों को अगर हम बात करें तो पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये इस पाठ का नाम है। इसके कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम है तुलसीदास। कवि का नाम है तुलसीदास। तो पंक्तियाँ क्या है, बिहसी लकुनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारू, चहत उड़ावन फूकी पुहारू, इहा कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनि दे की मर जाही, दे की कुटारु सरासन बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना। तो इस प्रकार रामचरितमानस की पंक्तियां हैं और यहाँ पर लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके रचिता या कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग में, तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो इस पाठ का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ का क्या हो जाएगा, नाम। और इसके जो लेखक होंगे वो होंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। तो इतने से में हमें समझ आ गया कि इसके जो पाठ का नाम है वो क्या है, वो है संस्कृति। पाठ का नाम क्या है, संस्कृति। और इसके जो लेखक का नाम है वो हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन, ये इसके लेखक का नाम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक एवं सार गर्भित विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर विज्ञापन बनाना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है, ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का तो वाला, नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए। तो यहाँ संवाद करना है। उसके बाद में जिससे पथ पर स्नेह मिला उस पर राही का धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पग डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद,
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश है 4 नंबर का, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताऊंगा आप गद्यांश करना है, आप गद्यांश करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसका अर्थ समझना आपको दिक्कतें आ जाएंगी और आपका नंबर कट सकता है। तो हमेशा गद्यांश आप करें। और अगर आपको पद्यांश करना है तो यहाँ पर मैं देखिए इस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका इस पद से क्या आशय, इससे क्या आशय, तो इससे यह आशय है भैया कि हमारे जीवन में कितने ही कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, हमें कभी भी उससे हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह तो इसका आशय हो जाएगा। जीवन को कवि ने कैसा माना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने जीवन को कैसा माना है। देखिए यहाँ पर लिखा है पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर। जीवन जो है वो कैसा है, अस्थिर है। उपर्युक्त काव्यांश का सारांश लिखिए। इसका सारांश क्या है, मतलब ये क्या कहना चाहता है, तो ये थोड़ा अर्थ समझकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसका जो गद्यांश है इसको हम देख लेते हैं। संतुलित आहार में किसका समावेश होता है, तो यहाँ पर हम बात करें संतुलित आहार में किसका समावेश होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आंसर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्वों का क्या होता है, समावेश होता है। ठीक, इतना लिख सकते हैं। असंतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं असंतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए इसके विपरीत असंतुलित और अनियमित आहार मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि समस्याओं का कारण बन सकता है। तो दूसरे का आंसर मिल गया ना आसानी से। भोजन के सही समय पर सेवन का क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पर हम देखें भोजन के सही समय पर सेवन से भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी मिल गया, 3 आंसर मिल गए हमें, 3 नंबर पक्के हो गए। गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, मतलब इसका शीर्षक क्या होगा, तो इसके लिए पहले आप क्या करें, पढ़ें इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक हमें भोजन से मिलते हैं। एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व, तो यहाँ पर टाइटल ये हो जाएगा, इसका शीर्षक ये हो जाएगा संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर से लिख सकते हैं आप, संतुलित आहार आपका शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर का ही आएगा। ठीक है, अगर आपको स्थानांतरण का प्रमाण पत्र लिखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको यहाँ पर कमेंट जो करेंगे उसी के ऊपर एक पिन कर देंगे कमेंट, जिसमें प्रार्थना पत्र आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। उस वीडियो को आप देख लेना। और यहाँ पर निबंध हमने सभी डाल रखे हैं। पुस्तकालय का महत्व, पर्यावरण संतुलन, तो स्वस्थ रहे जीवन, मोबाइल पर आश्रित होता युवा, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन का महत्व, ये सभी निबंध हमने डाल रखे हैं। आपको जो भी निबंध इसमें से करना है आप कर सकते हैं, वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने सभी की बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर फिर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देखिएगा इसी प्रकार आप लोगों के लिए सभी विषय के पेपर लेकर आने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामाजिक विज्ञान के हैं। ठीक है, उसके बाद में सभी सब्जेक्ट के पेपर ये एक के बाद एक आपको मिलेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऑल सब्जेक्ट के। तो विद्यार्थियों, हम इस वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।